बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोर कॉर्नर्स विद तारड़ के साथ मैं हूं शाज़िया नैयर। मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद है। ऑल्दो वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी है और न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और न्यू ईयर का हमारा ये पहला प्रोग्राम होगा। और आज की ये खास बात है कि आज हमारे प्रोग्राम की 100 एपिसोड्स मुकम्मल हो रही हैं। सबसे पहले मैं साजिद साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया, माय प्लेजर। साजिद साहब, आज हमारे प्रोग्राम की 100 एपिसोड कंप्लीट हो रही हैं और कुछ मैं चाहूंगी कि आप साल 2023 के हवाले से भी बात कीजिएगा कि जब नया साल आता है तो बहुत से लोगों की नई रेजोल्यूशंस होती हैं, उनके अपने प्लान्स होते हैं और नई तवक्कुआत रखी जाती हैं नए साल से, अपनी हुकूमतों से भी। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप जरूर बात कीजिए कि 2023 का साल स्पेशली ओवर इंटरनेशनल लेवल पे और स्पेशली पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। आपको क्या फील हो रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में कुछ कमी का बायस बनेगा या नहीं, कुछ नई चीजें होने वाली हैं या नहीं? सबसे पहले तो शाजिया, मैं 100वां प्रोग्राम है, मैं एक मिनट के लिए अगर देखूं तो 100 प्रोग्राम जो हमने किए हैं उसमें कई लोग ये कहते हैं कि शायद मेरा को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मोटिव है, मैं शायद किसी एक पार्टी को क्रिटिसाइज करता हूं। तो ये मैं फिर दोबारा इसको एक दफा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मेरा पाकिस्तान में कोई किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मेरी पार्टी का नाम सिर्फ पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करेगा तो मैं उसको अच्छा कहूंगा, जो पाकिस्तान को के लिए अच्छा नहीं कहेगा उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा। मेरा हक बनता है, मेरी मादरे मिल्लत है वो। और मैं यहाँ ये क्लैरिफाई जरूर करना चाहता हूं कि जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें तब्दीली का एक ख्वाब दिखाया तो उस ख्वाब को मैंने भी देखा था। मैंने कई दफा कहा है कि मैंने खुद उनके लिए दुआएं मांगता रहा हूं कि क्योंकि पिछली दो पार्टियां इतनी बदनाम हो चुकी थी कि नई पार्टी की गुंजाइश थी, एक उम्मीद थी, लेकिन उससे भी जाके जो है मेरे ख्याल में मायूसी हुई। उसके अंदर भी अब जो स्टोरियां निकल रही हैं, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि रोजाना आर्टिकल पे आर्टिकल आ रहे हैं, उसमें अब सारी चीजें ना सिर्फ आपकी सियासी पार्टियों की बल्कि आपके एस्टेब्लिशमेंट की भी चीजें सामने आ रही हैं। पता नहीं अब वो हकीकत है या नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, मेरी मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे पाकिस्तान के हारियों के साथ ज्यादती हो रही है, वहां के गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है। और मैं जाती तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खासकर आज इस प्रोग्राम के हवाले से, अपने 100वें प्रोग्राम से, कि शायद ही किसी पाकिस्तानी को इतना अफसोस हो कि आज आपके 25 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है, और 20 किलो का आटा 2500 का है और 2700 का होने वाला है। और मुझे सिर्फ उन लोगों का दुख है जिनकी तनख्वाह 20-20, 25-25 हजार है। उनके लिए कई, और वो तो फिर वो भी लोग हैं जो सिर्फ शहरों में रहते हैं, जो लोग गरीब लोग इंटीरियर सिंध के अंदर हैं और इंटीरियर बलूचिस्तान और इंटीरियर जहां पे इकोनॉमी के हालात नहीं है, वहां पे अब एक दो वक्त की रोटी खाना अब लग्जरी होती जा रही है। तो मेरे वो लोग मेरी पार्टी है, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि भूख का कोई मजहब या कोई पार्टी नहीं होती, भूख भूख ही होती। और जिस तरीके से मैं 36 साल पहले पाकिस्तान को छोड़ के निकला था, और जो आप इन लोगों ने 36 साल में किया है, तो यहां आके मैंने पहले कई दफा अर्ज किया कि मुझे हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी है, पाकिस्तान की भी, इस्लामिक हिस्ट्री भी दोबारा पढ़नी पड़ी। तो बिलखसूस उसमें 1947 से लेकर आज तक कोई अच्छी खबर नहीं है, आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है। तो फिर उसमें आग जाके जब भी ये बात होती है, और जब तक पाकिस्तान को लोग झंझोड़ते रहेंगे, मैं इसी तरह क्रिटिसाइज करता रहूंगा। कहते हैं कि मैं हाथ से कुछ नहीं कर सकता, तो जबान से जरूर कहता हूं। अब बात करते हैं 2023 की, शाजिया के नया साल जो है, मैं उम्मीद तो रखता हूं, बिल्कुल हमेशा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, मायूसी गुनाह है अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। लेकिन 2023 के बारे में मैं अभी रिसेंटली फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि इस वक्त दुनिया की नजरें किन चीजों के, किन मुकामात पर है कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो उसमें नंबर 1 यूक्रेन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सामने चीजें नजर आ रही हैं, यमन और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे, भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे, पाकिस्तान और टीटीपी के रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे, और इसी तरह के कई और थ्रेट हैं। लेकिन अगर देखा जाए,
इकोनॉमी वाइज इस वक्त सबसे बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस है। यूरोप के अंदर बिजली और गैस की प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। कल परसों IMF की जो हेड है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 3 इकोनॉमीज दुनिया की जो है वो स्लो हो जाएंगी, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, US, यूरोपियन यूनियन और चाइना। और उनकी प्रेडिक्शन ये है कि 2022 में ग्लोबल ग्रोथ जो थी वो 3.2% थी, और इस साल 2023 में ग्लोबल ग्रोथ जो होगी वो 2.7% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फूड सेफ्टी इस वक्त इशू है, पूरी दुनिया में गंदम की शॉर्टेज है, और ये सारे मसाइल आपको सामने नजर आएंगे एनर्जी क्राइसिस के बाद। आपकी फूड सेफ्टी से मुराद ये है कि आपको, और तीसरा सप्लाई चेन अभी तक बहाल नहीं है अभी, क्योंकि चाइना इज फेसिंग कोविड, एक नए किस्म का कोविड भी आ चुका है, एक नया वेरिएंट भी आ चुका है। तो इसकी वजह से जो जब सप्लाई चेन नहीं बहाल होगी दुनिया पूरी के अंदर, तो क्राइसिस महंगाई के, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्रीज जहां महंगाई के साथ करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। 2023 दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेके आ रहा, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्रीज, करप्ट कंट्रीज जहां पे कई मसाइल हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जिसके अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान बिलखसूस वहां की इकानमी पॉलिटिकल इकानमी है, क्योंकि लूटने वाले भी पॉलिटिकल हैं, सारे मिलके लूटते हैं। और उसमें जिस तरह आज की मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि डार साहब ने कहा पेट्रोल महंगा नहीं होगा, डीजल की प्राइस उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, लेकिन वो लोगों के प्रेशर की वजह से नहीं बढ़ाई। और इसी तरह की शराइत IMF जो है वो भी कहता है कि आपको इन चीजों से निकल के हकीकतन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसकी बेस पे डिसीजन करने पड़ेंगे, वरना आगे आप चल नहीं सकेंगे। इस वक्त IMF आपको कह रहा है कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं और आपकी प्राइस बढ़ाई जाए, बिजली की भी और पेट्रोलियम की। सर, आपने प्रोग्राम के हवाले से बात की कि हमने 100 एपिसोड्स की, तो मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हमारे दूसरे ममालिक से हमारे साथ हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनकी तरफ से साजिद साहब के लिए बड़े मशवरे दिए गए कि साजिद साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। साजिद साहब के पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिसेबल हैं, हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बातों को बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि आपका जो एनालिसिस होता है वो बहुत दबंग किस्म का होता है, बड़ा न्यूट्रल रहकर आप बात करते हैं। लेकिन जाहिर है वो जिस पार्टी के खिलाफ बात हो रही होती है उसके ऊपर यकीनन उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देखते हैं, और हम हर हफ्ते आपके साथ इस प्रोग्राम के थ्रू मुलाकात करते हैं। सो मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो होगा IMF के हवाले से, कि जो IMF है वो और पाकिस्तान का साथ 2023 में कैसा रहेगा, IMF की क्या नई शराइत है पाकिस्तान के लिए, और मुझे ये भी बताइएगा कि IMF की जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। जी देखिए, IMF का जो है अगला रिव्यू उनका जो है वो मार्च में होगा, फरवरी के एंड पे मार्च में होगा। और इससे पहले और उस टाइम तक पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सऊदी अरेबिया और UAE ये पाकिस्तान को कोई रिलीफ देंगे, ये कोई कर्जा देंगे, लेकिन वो दोनों ममालिक जो हैं वो खुद IMF की तरफ देख रहे हैं कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में होंगे तो फिर हम पैसे देंगे। तो एक कंफ्यूजन सा है, और इस वक्त IMF वाले खुद कंफ्यूज हैं। उनके बारे में पढ़ रहा था कि वो कहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर आपके कुछ पिछले 6-7 महीनों में के अंदर आपके 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। पहली दफा इस प्रोग्राम को जो करंट प्रोग्राम चल रहा है IMF का, जो 21वां-22वां प्रोग्राम है, इसको शुरू करने वाले शौकत तरीन थे। उसके बाद आपके मिफ्ता इस्माइल साहब आए और उसके बाद अब्दार साहब आ गए। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो पिछली पॉलिसीज को कहता है कि ये मैं इसको नहीं मानता, अब नई शर्तों के साथ हम काम करेंगे। तो IMF इज कंफ्यूज्ड बाय देमसेल्फ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 लोगों की जो मुलाकातें आपके आर्मी चीफ के साथ हुई हैं, उनमें 3, एक तो हफीज शेख साहब हैं, दूसरा आपकी मीटिंग उनकी हुई है आपके बाकर अली खान साहब के साथ, और तीसरी मीटिंग उनकी हुई है हमारे शबर सैदी साहब के साथ। अब ये तीनों जो लोग हैं IMF के साथ रिलेटेड हैं, तीनों के तीनों। जब ये आर्मी चीफ साहब से मिले, इन्होंने उनको हकीकत बताई कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त मुआशी तौर पर क्या हैं, तो और दूसरे उन्होंने अपने मैसेजेस दिए। IMF चाहता है कि अगर यहाँ पे, और इन तीनों जो मीटिंग्स जब हुई, यहाँ से सिग्नल जाते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के बारे में सोचा जा रहा है।
इस चीज के बारे में, और तीनों के तीनों इस वक्त कराची में मौजूद। तो जो स्पेकुलेशन है उस लिहाज से IMF से भी ये बात हुई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आते हैं आप, उसको एटलीस्ट 2.5 साल काम करना चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो फुलफिल हो सके, हम जो आपको कर्जा दें वापस आ सके, और वहां पे कोई सॉलिड डिसीजन लिए जा सके जिसमें पाकिस्तान की इकानमी जो है वो खुद कुछ ना कुछ सांस ले। तो ये IMF की शराइत है। मेरे ख्याल में जो नजर आता है वो ये है, अगर आप आज देखें जिस तरह पूरी दुनिया कह रही है कि आपके पास आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके पास कोई पैसा मौजूद नहीं है, क्योंकि जो पैसे आपके पास 5 बिलियन है वो तो मांगे तांगे के हैं, सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। लेकिन लोग परेशान क्यों नहीं है? लोग परेशान इसके बारे में ये भी एक राय समझी जाती है कि पाकिस्तान की इकानमी अनअकाउंटेड इकानमी है। लोगों ने बैंकों में पैसे नहीं रखे, लोग टैक्स नहीं देते, लोगों ने घर में अपने रजाइयों सरानों में और बेसमेंटों में पैसे छुपाए हुए हैं। इसका इजहार भी कई दफा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कर चुके हैं। देखें, आपकी गाड़ियां महंगी होती हैं, आपकी रोटी महंगी होती है, आपके किसी रेस्टोरेंट में कभी उसी तरह रौनकें चल रही हैं, जहाज आपके एयरलाइन में वैसे की वैसे भरी जा रही हैं, शादियों पे बेतरक पैसा फेंका जाता है, मामूल के जिंदगी चल रही है। तो इससे लगता तो यही है कि आपके लोगों के पास करप्शन के पैसे बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई पैसे मौजूद नहीं है। हुकूमत में जो भी पैसे आते हैं, आपके जो करप्ट इंस्टीट्यूशन है फौरन उसको लूट लेते हैं, चाहे वो दुबई लंदन ले जाएं या यहीं अपनी बेसमेंटों में छुपा के रख लें। ये इसी तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह लोग खामोश हैं इस इतनी महंगाई के तूफान के अंदर भी, वही कहमा कहमी है आपकी लिबर्टी मार्केट में भी, जिना सुपर मार्केट में भी देखा जाए, गाड़ियां भी वैसे चल रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, महंगाई के खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकल रहे, कोई कारोबार बंद नहीं हो रहे, सिवाय टोयोटा और सुजुकी के। वो भी मेरे ख्याल में उसको डायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो डॉलर की प्राइस की वजह से और आपकी जो LCs नहीं खुल रही डायरेक्ट उस वजह से। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो परेशान कोई नहीं है। आर्मी चीफ साहब ने भी दहशतगर्दी पे बात की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इकानमी के बारे में लबकुशाई नहीं की। आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी परेशान नजर नहीं आते, खान साहब भी परेशान नजर नहीं आते बिल्कुल किसी के। कोई इस वक्त अगर देखा जाए, कई दफा लोगों ने कहा है कि इनको जिस तरह वो पहले इन्होंने अपना किया था, कोई इनको इकट्ठा बैठ के इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उनका कोई मूड लग नहीं रहा। उनके पास पैसे वैसे मौजूद हैं, और वो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोग न्यू ईयर पे गए हैं, लंदन गए हैं, स्पेन गए हैं, चार्टर्ड जहाजों में गए हैं, कई लोग गए हैं, तो उस तरीके उससे लग रहा है कि पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है लेकिन हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन हुकूमत के पास जब भी पैसा आता है वो फौरन निकल जाता है। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा था, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बाजवा साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्स जो चीफ, उन्होंने कहा था कि जब बुजदार साहब गए थे तो पंजाब हुकूमत के खजाने पे 500 अरब रुपया मौजूद था। उस टाइम से लेकर आज तक फर्क कितना, आप कैलकुलेट कर लें कितने महीने, आज वहां पे एक पैसा भी नहीं। तो फिर आपकी हुकूमत के पास 500 अरब रुपए की बजाय 2000 अरब भी आ जाए तो फिर वो भी आपने 2-3 महीनों में लूट लेना, पी लंदन और दुबई ले जाना है। तो फिर वो इसी तरह गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? साजिद साहब, हुकूमत के हवाले से हमने बात कर ली, पाकिस्तान में जारी सियासी सर्कस के हवाले से भी जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम पार्टीज जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं होती हैं। एनर्जी क्राइसिस है, महंगाई है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर तरह से क्राइसिस मौजूद है, मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी जमात दूसरी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है, मसाइल का हल निकालने को तैयार नहीं है। इसके हवाले से आपकी क्या राय? देखिए, सर्कस इस तरीके से है कि पंजाब की हुकूमत है, इसके बारे में जो चहमगोइयां हो रही हैं कि खान साहब ने अपना इरादा चेंज कर लिया है कि पंजाब की असम्बली को खत्म करने के बारे में। दूसरा, अगर देखा जाए तो वहां पे एक नया शख्स है, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है, वो है अली अफजल साई साहब, एक MPA हैं। सुना है इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। उनके कोई रिलेशनशिप जो है वो आपके चीफ जस्टिस पंजाब के साथ मिलाए जा रहे हैं, ताने बाने। ये एक आर्टिकल पाकिस्तान में एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने वो लिखा है। तो अगर ये, और वो 25 साल उनकी उम्र है, इज अ यंग मैन, पहली दफा MPA बने। अगर इस तरह, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, इसको जमहूरियत नहीं कहूंगा। सुना है कि वो ना सुनने के आदी हैं,
और इस वक्त जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रांसफरें हो, तबादले हो, जो काम भी होता है, कहते हैं जो वो उनकी मर्जी से हो रहा है इस वक्त। और खान साहब भी उनके तलबे चाट रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके तलबे चाट रहे हैं। यंग बच्चा है, हिज नेम इज अली अफजल साई। उसके 2018 में उनकी फैमिली को इलेक्शन में वो हारे थे, लेकिन वो पहली दफा जीते हैं। इस वक्त सुना है पंजाब के अंदर खान साहब भी उनसे पूछ कर चलते हैं, परवेज लाई साहब भी उनसे पूछ के चलते हैं। तो ये फिर इसको मैं सियासत नहीं मानूंगा। इस वक्त 7 एमपीए जो है वो फोन ही नहीं सुना उठा रहे हैं इस वक्त पीटीआई के। कुछ बहाने कर रहे हैं, जो उम्रे में बैठे हैं, कुछ कहाँ बैठे हैं, कुछ दूसरे 4 बचे हैं, वो कहते हैं जी हमें मेमन साहब आए थे सिंध से, वो इतने इतने करोड़ ऑफर कर गए। तो ये सियासत नहीं है, ये एक बिल्कुल सर्कस ही है, जिस तरह आपने कहा है। ये मदारियों वाला काम है, इसको सियासत मैं नहीं कहूंगा। दूसरा, खान साहब कहते हैं कि मैं सूबा पंजाब और सूबा सरहद के, अगर ये 60% पाकिस्तान का हिस्सा ये है, तो खान साहब को चाहिए इस पे इसकी की गवर्नेंस पे तवज्जो दें। इस वक्त जो जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसका 58% सूबा सरहद के अंदर है, और वहां पे खान साहब की हुकूमत है। खान साहब तवज्जो उस पर क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरा ये है कि खान साहब के बारे में जितनी वीडियो निकल चुकी हैं, एक रावलपिंडी का ख्वाजा सराय है, उसके बारे में वीडियो कुछ सुना किसी के पास है मुबैना तौर पे, क्योंकि मैंने भी खुद किसी से सुना है कि किसी वजीर के पास उनकी वीडियो किसी ख्वाजा सराय के साथ है। आज की जो नई बात है कि वो हमारे साबिक आर्मी चीफ की, उनकी भी एक वीडियो निकल चुकी है। एक रिटायर मेजर सुना लंदन में बैठा है, वो पाकिस्तान की एक्ट्रेसों के बाद नाम ले रहे हैं, उनके पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अब अगर सियासत ये है, अगर ये इतना गंद हो चुका है, तो इसकी सफाई कौन करेगा? मैं आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। अदारे हमारे किधर गए हैं अब सारे अदारे? अब दूसरी जो बात मैंने एक और सुनी है कि टीटीपी वाले जो है उन्होंने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। तहरीके बिल्कुल, मैंने ये प्रोग्राम में आपसे पूछना था कि टीटीपी के हवाले से जो थ्रेट्स पाकिस्तान को हैं, वो आपको किस तरह आप उनको देखते हैं? देखिए, टीटीपी ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया है, फिर उनके किसी एक मैंने उस वो थी पर्शियन जबान में, या मेरा ख्याल मैंने वो ट्वीट देखी उनकी, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि हम सन आपको 1971 याद करा देंगे। ये इस तरह की बातें, फिर जाहिर है फिर इनको तो हमारे अदारों को जवाब देना होगा, या इनको चाहिए ओन करें। इनको आपने ट्रेन किया था, इनको सब कुछ किया था, इनको सारे रिसोर्सेज आप इनको देते रहे हैं। जो मिस्त्री बिल्डिंग खड़ी करता है वो उसको गिरा भी सकता है, आपको चाहिए इसका जवाब दें अभी, क्योंकि अब तो वो आपके गिरेबान पकड़ रहे हैं, हर पाकिस्तानी का गिरेबान पकड़ रहे हैं। तो ये एक तशवीशनाक बातें हैं कि एक तरफ पे दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ पर करप्शन है, महंगाई है, लेकिन इसको आपको आईनी हाथों के साथ डील करना पड़ेगा। कहते हैं कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली जाती नहीं, बिल्ली वहीं खड़ी रहती। तो ये आपको, मैं समझता हूं, मैं जिस तरह पहले कहा है, मैं खुद पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखता हूं। पहले मैंने तब्दीली का ख्वाब देखा था, शाजिया खान साहब ने दिखाया था। दूसरी दफा फिर मैंने ख्वाब देखा है आसिम मुनीर साहब के हवाले से। ख्वाब इस तरह देखा है कि जिस तरीके से लोग गए, हमारे जर्नलिस्ट, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इनके बैकग्राउंड को और मैंने खुद उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान फिर एक उम्मीद जागी है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई खास स्टेप्स लिए नहीं है। ये बकरा मंडी है, इसकी सफाई तो जल्दी से जल्दी करना जरूरी है इस वक्त। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि ये सफाई सिर्फ आसिम मुनीर साहब कर सकते हैं, और किसी के पास ना ताकत है, ना विल है, ना किरदार है। तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से तो हम बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि भारत के हवाले से भी बात की जाए। इलेक्शंस के वहां पर भी इलेक्शन का सीजन चल रहा है। मुख्तलिफ जो उनकी रियासतें हैं वहां पर इलेक्शन हो रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं वहां पर एंटी मुस्लिम कैंपेन्स बहुत होती हैं। आज का भी एक ऐसा फैसला सामने आया कि मुस्लिम बस्ती है जो उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दिए हैं कोर्ट ने, और वो सैकड़ों की तादाद में जो फैमिलीज हैं वो बेघर हो गई है, कंपनसेट करने का भी नहीं कहा गया। इस किस्म की चीजें बहुत सामने आती हैं। मैं चाहूंगी कि भारतीय सियासत के हवाले से भी आप जरूर बताइए कि आप वहां की सियासत को किस तरह देखते हैं। भारत अपने आप को दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत भी क्लेम करता है। देखिए, मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत तरीन जमहूरियत नहीं कहूंगा। मैंने उसके बारे में, बल्कि और कई ममालिक में भी बिल्कुल इसी तरह की जमहूरियत है, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें जो आपके सियासी लीडर हैं, दे बिहेव लाइक डिक्टेटर। वो इतने पावरफुल बन जाते हैं और उन्होंने पूरे के पूरी एक ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं कि उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता।
मैं दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैंने सारी जिंदगी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। जमहूरियत तब तक अच्छे तरीके से नहीं चल सकती जब तक एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन क्रिटिसिज्म ना हो। अगर आप वन पार्टी रूल बना दें तो उसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। मेरी ये ख्वाहिश होगी, बिल्कुल मैं हमेशा भारत के बारे में देखें, हम सेम लोग हैं, हमारे डीएनए सेम है, हमारी पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो सेम, हम एक तरह का सोचते हैं, एक तरह का खाते पीते हैं, एक तरह की हमारी शक्ल सूरतें एक जैसी हैं। लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा, मेरी अच्छे ख्वाहिशात हैं भारत के लिए। भारत इस वक्त अगर जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके बारे में यही सोचा जा रहा है कि अगर इसी तरह करता रहा तो बहुत जल्द वो अमेरिका, चाइना और उसके बाद तीसरा नंबर होगा दुनिया का अमीर तरीन मुल्क। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश होगी कि वहां पे जब देखें, एक तो भारत बहुत बड़ा है, हर वक्त इलेक्शन वहां चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि भारत में इलेक्शन लड़ा जाए तो पॉलिसी को डिस्कस करके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करके इलेक्शन लड़ा जाए, ना कि पाकिस्तान को गालियां देकर, ना कश्मीर को गालियां देकर, और वहां पे मुसलमानों पे जुल्मो सितम करके इलेक्शन जीता जाए। ये गलत रवैश है, मैं इसको कंडेम करूंगा। अब उसकी मैं मिसाल ये देना चाहता हूं, अगले दिन गुजरात में इलेक्शन था, तो वहां पे मोदी साहब जो कि जिनका कद काठ अकॉर्डिंग टू भारत बहुत बड़ा है, अमित शाह साहब जिनका कद काठ बहुत बड़ा है, उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए गुजरात में ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि देखें जी, हमने गुजरात में कितने मुसलमानों को सबक सिखाया था, अब बाहर नहीं निकलते। तो ये दिस इज रॉन्ग। आप अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पे इलेक्शन लड़ें। आप मुसलमानों को मारना, पाकिस्तान को गालियां निकालनी, कश्मीर पे गालियां निकाल के इलेक्शन जीतना, ये सियासत नहीं है, अफसोस के साथ ये। तो वहां पे भी अभी जमहूरियत को ट्रैक पर आने के लिए अभी उनको भी सीखना है, कुछ करना है। एक वाहिद टीवी था एनडीटीवी, तो वो भी जो है वो खरीद लिया है ताकि वो भी बात ना करे मोदी साहब के खिलाफ। और मोदी साहब ने भी सिर्फ उनको नजर आते हैं, पूरे भारत में दो आदमी नजर आते हैं, अडानी और अंबानी। चाहे इजराइल के अंदर पोर्ट लेनी हो तो वो भी अडानी ब्रदर्स, चाहे वो तविंद्रम में चाहे वो जाके बनानी हो सी पोर्ट, वो भी अंबानी, एनडीटीवी खरीदना हो वो भी अंबानी। और इस वक्त खासकर ये बात बताना चाहूंगा, जितने आईसीएस अफसर हैं वो सिर्फ गुजरात से लिए जाते हैं। तो ये जमहूरियत, मेरिट क्या हुआ, जमहूरियत क्या हुई? इलेक्शन लड़के मुसलमानों को, पाकिस्तान को गालियां निकाल के वोट लिए जाते हैं, ये जमहूरियत थोड़ी। अपने पॉलिसी बताए ना, हुकूमत में आपने क्या किया है, उसकी बेस पे वोट लें आप। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो मेरा उस पे अभी भारत की डेमोक्रेसी में अभी गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश मौजूद यह है कि रंग नस्ल से ऊपर होकर बात करें आप, तो फिर आप सही तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, या मैं ये कहूंगा कि आपकी जमहूरियत वाकई बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि हम मुसलमानों को अंदर घुस के मारेंगे, हम दितवा, हम पाकिस्तान जो महाभारत करेगा, दिस इज एक कहते हैं कि एक ख्वाब है, या लोगों को एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना कि हम जी पाकिस्तान को भी टेक ओवर कर लेंगे, नेपाल को भी ले लेंगे, बांग्लादेश को भी ले लेंगे, चाइना को भी ले लेंगे, तो ये सारी दुनिया जापान तक चले जाएंगे। तो ये गलत ख्वाब, आप लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड रिगार्डलेस, चाहे वो तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो भारत के अंदर हो। जिसने रिलीजन एक्सट्रीमिज्म को समझना है कि ये हमारी पॉलिटिकल टूल है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। सर, नए साल में मैं चाहूंगी आप कोई मैसेज दें। मेरा आखिरी सवाल होगा ये प्रोग्राम का कि आप इस नए साल पे किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप किसी को कुछ कहें, और साथ में ये भी कि पूरी भी हो। देखिए, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि दो चीजें, मैं सबसे बड़ी जो ख्वाहिश, मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक हो। मेरी पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, ये मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप ईरान के साथ ठीक हो, अफगानिस्तान के साथ ठीक हो, चाइना के साथ ठीक हो, सीपैक दोबारा बने। ये मेरी ख्वाहिशात होगी। पाकिस्तान की जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करे। दूसरी मेरी ये, हमेशा ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी हैं, हमें चाहिए कि अब हम एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम थोड़ा दें इसको, कि शायद वो काम करे। और दूसरा, मैं भारत में बड़ी दफा गया हूं, मैं मार्च में फिर जाऊंगा,
पीपल टू पीपल बहुत रिलेशनशिप है, बहुत इज्जत है। मैं जब भी भारत जाता हूँ, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आई एम अमेरिकन, मैं यही कहता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इतना प्यार मिलता है आप सोच नहीं सकते। इसी तरीके से जब भारत से लोग पाकिस्तान में आते हैं तो मैंने देखा है कि लोग उनके आंखें बिछाते हैं उनके सामने। सो इस चीज के ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इस चीज को हमें पॉजिटिव साइड पर लेके जाना होगा फ्यूचर में। और दूसरा, 21वीं सदी के अंदर नफरतें नहीं है, मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक सैलाब ज़दगान जो है, देखें गवर्नमेंट हमारी तो करप्शन से भरपूर है, लेकिन आप कोशिश करें कि जाके सैलाब ज़दगान की अपने लेवल पर जाके उनकी मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो दुआ उनके लिए जरूर करें। और दूसरा मैं कहूंगा कि 2023 में अगेन मैं ये कहूंगा कि आए मिलकर दुआ करें कि दुनिया से लोग इंसानियत की तकलीफें कम हो, क्योंकि भूख और खून और दर्द का कोई मजहब नहीं होता, उनकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई शेप नहीं होती। तो दुआ करें दुनिया में लोगों की सफरिंग कम हो। दैट इज व्हाट माय पैशन इज फॉर 2023। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा, जो कि आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर दे सकते हैं। मुझे साजिद साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।